हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम सब फिर अपना वही कर रहे हैं, जीके नहीं मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के डेली के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसपे हम देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। पहली बात क्या है कि आज का हमारा कंटेंट जो रहेगा वो इन चीज़ों पे रहेगा। किस पे? विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी वीर सावरकर भी जिन्हें कहते हैं, उन पे बात करेंगे हम, क्योंकि ये इसकी न्यूज़ चर्चा में है। दूसरा क्या, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से, है ना। ये एंटी डिफेक्शन लॉ समझेंगे किस बात में है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है तो उससे क्या इफेक्ट होंगे। तीसरी बात हम कहेंगे कि क्या टर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो हम समझेंगे। उससे रशियन जो वॉरशिप है उनको ब्लॉक कर सकता है क्या। और फोर्थ थोड़ा देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी देखना जरूरी है इन कंटेक्स्ट में ऑफ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें चली हैं। तो आज की क्लास सीधे स्टार्ट की जाती है हमारी विनायक दामोदर सावरकर से, ठीक है। दोस्तों इसमें समझना क्या है कि किस कंटेक्स्ट में बात हुई है। देखिए हमारे वीर सावरकर की 1883 में बर्थ हुआ था, 28 मई को। भागुर विलेज नासिक डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का। अब इनका देहांत जो हुआ था दोस्तों वो आपका 26 फरवरी, तो अभी फरवरी का महीना बीता है, और 1966 में मुंबई में हुआ था, मतलब आज़ादी के बाद इनका देहांत हुआ था। तो इसी कंटेक्स्ट में 26 फरवरी के पास अभी मार्च आया, तो इसमें ये होना जाए। और वीर सावरकर काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, इस चीज़ को देखते हुए हमने इसको लिया है। चलिए अब बात क्या है, हमें वीर सावरकर के बारे में क्या क्या चीज़ जाननी चाहिए। देखिए आज़ादी की लड़ाई में इनका भी एक सहयोग था, इनका भी एक पार्टिसिपेशन था। तो हमें जानना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी आज़ाद भारत के लिए, आज़ाद होने के लिए। सबसे पहले तो ये युवाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उन्होंने, याद रखिए दोस्तों, उसका नाम है मित्र मेला, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मित्र मेला, और इस ऑर्गेनाइजेशन को राष्ट्रीय और आपकी क्रांतिकारी आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, है ना। उतने विचारों के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। वो पूरे के पूरे से ना विदेशी जो सामान होता था उसके खिलाफ थे वीर सावरकर, और इसीलिए उन्होंने जो स्वदेशी का आपका आइडिया था उसको प्रोपेगेट किया, उसको आगे बढ़ाया कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये एथिज्म जो होता है आपका, ओरिजिनलिटी, मतलब लॉजिक बेस पे आप भगवान की चीज़ें करनी चाहिए। और उन्होंने पुराना जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ था, वो हिंदू बिलीफ जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब रूढ़िवादी सोच रखा करता था ना, उसके खिलाफ भी कहा था उन्होंने। कहा इस तरह से चीज़ें नहीं होते। इनफैक्ट इस हद तक उन्होंने चीज़ों को समझाया कि उन्होंने कहा था कि जैसे हिंदू उसमें काउ वर्शिप किया जाता है, गाय की पूजा की जाती है। तो वीर सावरकर जी ने कहा था कि वो भी एक सुपरस्टिशन है, वो एक सुपरस्टिशन समझते हैं दोस्तों, मतलब वो जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं कर पा रहा, तो एक सुपरस्टिशन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मतलब मान है, देखो सुपरस्टिशन आ नहीं रहा एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब छूत अछूत को हटाने के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, है ना। रत्नागिरी में रहते थे। रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी। उसके अंदर छूत अछूत को हटाने के एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए काम किया था। इनफैक्ट उस काम के लिए क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध से भी कंपैरिजन किया था, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें। तो अब अगला देखते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए थे। देखो दोस्तों इनका जो जुड़ाव था ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से, पहले तो क्या है, हिंदू महासभा, हम बहुत जानते हैं हिंदू महासभा के बारे में। ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए इंसान थे। 1937 से 1943 तक ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अब बात समझ है मैंने इस टाइम को फ्रेम को क्यों किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने आपका जब आंदोलन चल रहा था, ठीक है, आज़ादी का आंदोलन, तो उसमें जो भी कांग्रेस के मंत्रीगण थे उन सब ने ऑफर किया कि हम रेजिग्नेशन दे देंगे, है ना, हम सरकार के खिलाफ जाएंगे तो हम रेजिग्नेशन दे देंगे। तो जब कांग्रेस रिजाइन करने लग गई तो हिंदू महासभा ने क्या किया, इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब अंडर हिज लीडरशिप, मतलब जब हमारे वीर सावरकर उसके लीडर थे, तो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। कौन कौन से प्रांत में, सिंध में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपका ये इंडिया है, तो इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपका
क्या कहते हैं पाकिस्तान के पास जो है उस तरफ हुआ करता था। दूसरा, सावरकर ने पुणे में जो सोसाइटी बनाई थी उसका नाम था अभिनव भारत, ये भी याद रखिएगा, अभिनव भारत। और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की स्वराज पार्टी थी दोस्तों, उसको भी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हिंदू महासभा के थे वो, उन्होंने फिर 3 प्रांतों में उनकी जो हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकारें बनाई थी। फिर अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी, स्वराज इंडिया की पार्ट थे, और उन्होंने ही फाउंड किया था आपका फ्री इंडिया सोसाइटी। आज़ाद मतलब फ्री इंडिया सोसाइटी में फाउंड की थी। अब फ्री इंडिया सोसाइटी का काम क्या था? इस सोसाइटी का काम दोस्तों था कि जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लैंडमार्क्स थे, मतलब इस दिन ये हुआ था, ऐसा ये हुआ था, तो इन सारे दिनों को सेलिब्रेट करना, ठीक है, और डिस्कस करना कि इनका फ्रीडम कितना स्ट्रांग है। इस तरह से अपने फ्रीडम को वो किया था। अब इनके काम देख लेते हैं, मतलब इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें किताबें लिखी थी उसको समझते हैं। पहले तो इन्होंने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 1857 की विद्रोह की कहानी है दोस्तों। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने उस पर बुक लिखी थी, जिसमें मंगल पांडे भी आपकी कहानी में है। दूसरा क्या है, उन्होंने जो बुक लिखी थी आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है दोस्तों? 1909 में हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस वक्त एक रिफॉर्म्स लेके आए थे, लेकिन ये रिफॉर्म उतने अच्छे भी नहीं थे। 1909 इन्होंने बड़ी रिफॉर्म कहने की था कि भारत देश कैसे चलेगा उसकी ये बात करते थे, लेकिन देश क्या, इन्होंने तो आपका क्या है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आ गए थे दोस्तों। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जहाँ पे आपके मुस्लिम्स, मतलब एक तरह से पार्टीशन वाला काम इन्होंने शुरुआत करवाई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है दोस्तों? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कुछ सीटें रिजर्व होंगी आपके, मतलब उन्होंने कहा था मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए। और दिक्कत क्या है वहाँ पे? दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है। उसे हिंदू अगर वहाँ का रहने वाला तो वो वोट भी नहीं कर सकता। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। फिर क्या है, उन्होंने बुक लिखी थी टू नेशन थ्योरी, है ना, और उनकी बुक का नाम था हिंदुत्व, ठीक है, हिंदुत्व था उनकी पुस्तक का नाम। तो ये उनके मेन काम थे, हमें इतना मेन जानना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट चीज हम जानते हैं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ पे। ये एंटी डिफेक्शन लॉ समझ लेते हैं दोस्तों, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का है एमएलए, है ना, कोई कांग्रेस का एमएलए है, एमपी है। अब क्या होता है कि कोई बीजेपी का है, कोई आपका टीआरएस का है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का। अब एमएलए होता है, एमपी इसकी टिकट पे सिलेक्ट हो क्या है, कांग्रेस का हाथ दिखा के और उसको वोट मिले, और वो क्या जीतने के बाद अगर बीजेपी में चला जाए, या जीतने के बाद टीआरएस में चला जाए, या जीतने के बाद ममता बनर्जी में चला जाए, तो ये तो एक तरह से धोखा हो गया लोगों के प्रति। तो इन्हीं चीज को रोकने के लिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बना के रखा हुआ है कि कोई आदमी इसमें दल बदलू कानून कहते हैं हिंदी में। कोई आदमी अगर दल बदल रहा है तो कैसे बदल सकता है? वैसे बदलने का नहीं है, ये दल बदलने के खिलाफ जाने वाली बात है। तो उसी चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन आपका लॉ बना हुआ है। लेकिन क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट एट गोवा पे के में जजमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली क्या हुआ था, ये 25 फरवरी को जजमेंट आया था। उसमें ये कहा है कि जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव, मतलब जो कांग्रेस के एमएलए थे और वो जाके बीजेपी में आपके शामिल हो गए, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का 10 शेड्यूल के हिसाब से। मतलब 10 शेड्यूल क्या दोस्तों? देखो हमारे क्या है ना, संविधान में 10 शेड्यूल लिखे गए हैं। 10 शेड्यूल, उसमें चीजें डिस्कस करती है। जैसे पहले शेड्यूल में आपका जितने सारे स्टेट्स हैं उनके नाम लिखे हैं, ठीक है। फिर दूसरे शेड्यूल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की पावर लिखी गई है। तीसरे शेड्यूल में आपका ओथ लिखे गए, कौन कौन से क्या ओथ लेंगे, है ना। चौथे शेड्यूल में आपका राज्यसभा में कौन कौन मेंबर हो गया, राज्यसभा में किस किस स्टेट को कितना पार्ट मिलेगा, ये लिखा हुआ है। वैसे ही 10वें शेड्यूल में आपका दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ रखा हुआ है। इसको याद रखना, ये बार बार आता रहता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो गोवा हाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को कहा गया है कि जो अभी अभी कांग्रेस के एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, 10 टोटल उनके 15 एमएलए थे। 15 एमएलए में से 10 एमएलए ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो बात आई थी इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और ये बीजेपी को ज्वाइन किया तो ये एमएलए पद से खत्म हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये एमएलए ही रहेंगे। अब ये एमएलए बीजेपी के कहलाएंगे, कांग्रेस के नहीं कहलाएंगे। अब हाई कोर्ट ने इस बात को कहा क्यों? देखिए हाई कोर्ट ये आपको पैसा पैरा सब पैरा की बात कर कुछ नहीं है, आप समझो देसी भाषा में। बात ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि हमेशा ही एक मिनट, आप क्या है कि एक कुछ एमएलए दूसरे पार्टी के एमएलए को जो मतलब पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना, कांग्रेस के एमएलए इसको एमएलए ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर दो पार्टियों का विलय हो जाए, मतलब पूरी कांग्रेस जो है जाके बीजेपी में मिल जाए, पूरी पार्टी जाके कांग्रेस के बीजेपी में मिल जाए। अगर पूरी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी मिल जाती है तो उसको आप मर्जर कहेंगे, डिफेक्शन नहीं। और मर्जर इस 10th शेड्यूल में अलाउ है। उसी चीज को देखते हुए कि भाई पूरा विलय हो रखा है, ये ना डिफेक्शन नहीं है, मतलब लोग छोड़ के नहीं आए, पूरे की पूरी पार्टी ही बदल गई है, इस बात को ये कहा गया है। तो अब जरा इसके प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में प्रोविजन कहते क्या है इस रिगार्ड में, जो आपके 10 शेड्यूल में कहता क्या है। देखो ये कहा गया है कि इसमें साफ साफ बोला है कि विलय किसको कहा जाएगा, आपका मर्जर किसको कहा जाएगा। साफ साफ आपके 10th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है एंटी डिफेक्शन लॉस में लिखा हुआ है कि कोई भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती है और मिलने के बाद जो भी उसके 2/3 मेंबर हैं पार्टी के, उस लेजिस्लेचर में, उस सभा में, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उस सभा के लोग 2/3 लोग मान जाते हैं तो उसको मर्जर माना जाएगा, ठीक है। तो गोवा के केस में क्या हुआ? गोवा के केस में मैंने आपको बताया 15 में से 10 जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर थे गोवा असेंबली में तो मिल गए। तो उन्होंने बोला भाई ये 2/3 हैं, 2/3 ऑफ 15, 2/3 ऑफ 15 निकालोगे, 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 10 आता है। तो कहा भाई 2/3 लोग चले तो गए, हो तो गया मर्जर, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना, क्योंकि ये जजमेंट ने आपके कंसर्न रेज की है, मतलब यार ऐसे तो दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, ठीक है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, उस कानून में मर्जर की बात कही है, 2/3 की बात कही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये समझो आप लोग कि जो फैक्चुअल मर्जर की बात की है पॉलिटिकल पार्टी की, फैक्चुअल मर्जर का मतलब कहानी मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि आपका मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब ये है कि पहले पार्टी मर्ज करेगी, पहले पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय होगा और उसके बाद लोगों से पूछा जाएगा कि हम पार्टी में विलय करें, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 2/3 हाँ करने चाहिए। मतलब पहले आपका मर्जर होगा फिर वो होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि दूसरी बात ये है कि भाई सिर्फ अगर आपका गोवा में ऐसा मर्जर हो जा रहा है, गोवा में मिल जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी मिल रही है, कांग्रेस का मर्जर थोड़ी हो रहा बीजेपी में, है ना, ये कांग्रेस का मर्जर तो नहीं हो रहा बीजेपी में। ये तो आपका क्या है कि वो 15 लोगों का मर्जर हो रहा है, एमएलए 10 लोगों का मर्जर हो रहा है, तो इसे मर्जर थोड़ी करेंगे। पार्टी कहाँ मिली है अभी? पार्टी बीजेपी का पार्ट तो नहीं बनी है कांग्रेस की, पार्टी तो अभी भी है, तो मर्जर तो हुआ नहीं है अभी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो मर्जर की कहानी है ना, आपको इस तरह से नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो सब पैरा 1 और पैरा 2 है उनको अलग देखो, पैरा 4 में मत देखो। पैरा 4 में क्या लिखा हुआ? पैरा 4 में ही आपका दोस्तों मेंशन है, पैरा 4 ही समझा देता हूँ। पैरा 4 में ही आपका पैराग्राफ जो 4 है उसी में मेंशन है आपकी ये चीज़ें। कौन सी चीज़? आपकी ये चीज़ मेंशन है कि पहले देखो सीधे सीधे मैं लिखता हूँ, अंडर दिस प्रोविजन द मर्जर सीक्स एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब इस प्रोविजन के हिसाब से जो मर्जर है वो डिस्क्वालिफाइड, मतलब एमएलए को डिस्क्वालिफाइड तब नहीं किया जाएगा जब आपकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी पहले मर्ज हो जाए और उसके बाद 2/3 एमएलए हाँ कर दे मर्जर के लिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है? अब देखो यहाँ पे अग्रीइंग टू सच मर्जर, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लाइन में कहा गया है कि सच मर्जर का अगर प्रयोग हुआ है तो साफ साफ ही बताया गया है कि पहले मर्जर होगा फिर तुम लोगों से पूछोगे, ठीक है, क्लियर है। अब शायद मतलब ऐसा कह रहा है, इट सीम्स लग रहा है कि हाई कोर्ट ने जो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड है ना सच मर्जर, इसको मिस कर दिया है, ठीक है। मिस करने का मतलब क्या है? आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि एमएलए ने पहले कहा कि हाँ भाई मर्जर कर दो, मर्जर हो गया, नहीं, पहले मर्जर होगा और फिर एमएलए से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ तो केस उल्टा हुआ है, एमएलए ने पहले जाके ज्वाइन कर लिया और फिर कह रहे हैं अब मर्जर हो गया है,
ठीक है। तो अब ज़रूरत क्या है दोस्तों, इस वक्त की ज़रूरत क्या है, इस हालात की ज़रूरत क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल सही में हटना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए इस हालात की ज़रूरत क्या है, दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है दोस्तों कि अगर इस तरह की जजमेंट को नहीं देखा गया, ठीक है, अगर इस तरह के जजमेंट को नहीं देखा गया तो यार इस तरह से तो बहुत सारे डिफेक्शन होने लग जाएंगे, है ना। लोग इस पार्टी को छोड़ के इसमें जान लेंगे, एमएलए बैठ के आपस में डिस्कस कर लेंगे, छोड़िए पार्टी में लड़ते हैं, तो एक स्टेट की पार्टी पूरी पार्टी के उसमें हो जाएगी। तो लोगों ने जिन लोगों को वोट किया है वो तो किसी और पार्टी के लिए किया है, वो किसी और में चले जाते हैं, तो पूरा दल बदल ही हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें एक कहा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक इंटरवेंशन करना चाहिए, इसमें अपने को आना चाहिए और देखना चाहिए क्या गलतियां हैं, ठीक है। चलो अब तीसरी बात, ये रशिया का आजकल हमेशा ही न्यूज़ में तो आने ही लग गया है ना। रशिया न्यूज़ में ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, रशिया ने तो अटैक करके रखा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों आपकी, क्या टर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को इस्तेमाल करके जो रशियन वॉरशिप है, जो उनके लड़ाई के युद्ध पोत हैं, मतलब जो लड़ाई के जहाज हैं, उनको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इस फिगर पे ध्यान दो दोस्तों, फिगर पे ध्यान देने को क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये है आपका टर्की, ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा ये, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये आपका एगन सी है, और यहां से होके दोस्तों आपका इधर देखो, इस रास्ते से होके आपका, कलर बदलता हूं रुको, इस रास्ते से होके आपका, इस रास्ते से, ये वाइट ही हो गया भाई साहब, इस रास्ते से होके आपका रशियन वॉरशिप जाती है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन से मिल जाती है। अच्छा ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे आपका यूक्रेन है, यहाँ पे आपका रशिया है, तो ब्लैक सी का पार्ट आपका रशिया भी है, ठीक है, इसी में से। अच्छा यहाँ पे क्रीमिया भी है ना, ये क्रीमिया है, तो ब्लैक सी में होके आपका रशिया इस तरह से जाता है, क्लियर हो गया। तो इस तरफ मैं बता रहा हूँ आपका यूक्रेन, और इधर रशिया, और ये आपका ब्लैक सी, बल्गेरिया, रोमानिया, इन सब की कहानी है। अच्छा एक और चीज़, दूसरी क्या चीज़ है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये भी टर्की का पार्ट है, और आपका ये तो टर्की है ही, ठीक है, ये छोटा सा देख रहे हो ना, ये भी टर्की है, ये भी टर्की है, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो आपकी चीज़ बीच में से जा रही है, टर्की के दोनों तरफ से होके जा रही है। चलो ये क्लियर, अब इस फिगर थोड़ा साफ किया है ना, सी ऑफ मरमरा ये है, फिगर साफ किया। अब मैंने क्यों लिया है, देखो टर्की क्या है, एक मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मतलब इंटरनेशनल डिसाइडेड हुआ है, उसके बेसिस पे कहा है कि यहाँ से जो रशिया की नेवी के शिप्स पास हो रहे हैं, हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे कि रशिया के जो वॉरशिप्स हैं, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी में जो घूमते रहते हैं, ब्लैक सी और इधर से मेडिटेरियन सी, इसमें जो आते जाते रहते हैं, हम इनको रोक देंगे, और इस कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब एक ही कन्वेंशन बना हुआ है वर्ल्ड में, उसके हिसाब से हम रोक देंगे। अभी समझेंगे वर्ल्ड में क्या है, आपस के देशों के ही बनाया हुआ कन्वेंशन है ये। जरा सा देखते हैं कि ये कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है ना। इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से ग्राउंड पे ये टर्की ऐसा कर सकता है, लिमिटेशन अनाउंस की जा सकती है, ये समझते हैं। देखो अगर कभी लड़ाई होती है तो अंकारा मतलब टर्की के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो नेवल वॉरशिप है ना, जो आपकी नेवी की वॉरशिप है, लड़ाई करने के लिए है, उनको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, वो उनको ब्लॉक कर सकता है आने और जाने से। अब क्या हुआ, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ये कहते हैं कि जो यूक्रेन की जो स्थिति है अभी, वो एक वॉर ही तो है, लड़ाई तो छिड़ी हुई है, तो इसके हिसाब से हम मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के हिसाब से हमें अथॉरिटी है भाई, ठीक है, कि हम रशियन वॉरशिप के और वेसल्स को ब्लैक सी में घुसने से रोक दें थ्रू बॉस्फोरस एंड डार्डेनेल स्ट्रेट्स। ये जो स्ट्रेट्स कौन से दोस्तों, ये आपके बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के थ्रू घुसते हैं और डार्डेनेल स्ट्रेट के थ्रू घूमते हैं। अभी हमने देखा था ना, रुक जाओ, इधर है आपका, ठीक है, बॉस्फोरस ये स्ट्रेट है आपका, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ से घुसते हैं इधर से और इधर से, तो ये देखो डार्डेनेल्स, इसे कहते हैं डार्डेनेल स्ट्रेट है ये, और ये आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो यहाँ से नहीं जाने देना और यहाँ से नहीं जाना, तो दो जगह से आप टर्की रोक सकती है, इधर भी टर्की, इधर भी टर्की, तो यहाँ से वो रोकना चाहती है, तो वो चाहती है इन दोनों जगह से रोक देंगे तो जा नहीं जाएगा तो पक्का हो जाएगा। अब एक बात समझते हैं दोस्तों कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ऐसा वो करता है आपका टर्की, तो इसकी दिक्कत क्या होगी। देखो दो बॉस्फोरस अभी देखा हमने और डार्डेनेल स्ट्रेट देखा, वो जगह का नाम, वो दोनों के दोनों तुर्की के हैं, ठीक है, टर्की के हैं, और ब्लैक सी और एगन सी को कनेक्ट करते हैं सी ऑफ मरमरा से, ये भी क्लियर है, ठीक है।
तो अगर आपने यहाँ से इसी पैसेज को रोक दिया तो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई जा ही नहीं सकता। अब देखो इस मूव का इम्प्लीकेशन मतलब क्या दिक्कत ला सकता है। ये जो है ना आपका कनेक्शन, मैं फिर दिखा देता हूँ फोटो आपको। ये जो कनेक्शन है दोस्तों, रुक जाओ, तो ये जो कनेक्शन है ना आपका दोस्तों, इसी कनेक्शन से देखो ब्लैक सी और आपका एगन सी कनेक्टेड है। अगर आपने इसको रोक दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, कुछ आपका हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो इसी चीज को रोकने वाली बात कही गई है। तो बात क्या है कि यही पैसेज है जिससे रुक सकता है। अब इसी पैसेज से क्या हुआ आपको दोस्तों, हर दिन 3 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पास होता है, जो कि आपका वर्ल्ड का जो डेली सप्लाई है उसका 3%, बहुत बड़ा फिगर होता है दोस्तों। और ये मोस्टली कहाँ से आते हैं, रशिया से, अजरबैजान से और कजाकिस्तान से आता है। 3 मिलियन बैरल, बहुत बड़ा ऑयल है आपका, 3 मिलियन बैरल ऑयल पास होता है। इस चीज़ को देखना है। साथ में इसी रूट का इस्तेमाल होता है आपका आयरन, स्टील या एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पास करवाना हो ब्लैक सी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या यूरोप को, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका। अब ऐसा नहीं है, चीज़ें आसान होती नहीं। अब टर्की के पास इसके लिए चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। टर्की के पास चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस टर्की के पास ये हैं कि रशिया की लोकेशन खुद ब्लैक सी में है। मतलब मैंने अभी आपको दिखाया था ना, मैप बनाया था, ये ब्लैक सी जो है तो यहाँ पे रशिया भी है, इधर रशिया है आपका। तो रशिया तो खुद ब्लैक सी का मेंबर है। तो आर्टिकल 19 जो है ना वो कहता है कि जो कंट्रीज ब्लैक सी में है उनके लिए एक्सेप्शन है भाई, उन पे ये रूल नहीं लगा सकता टर्की, इस तरह से चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखा जाए, मतलब अगर देखा जाए तो टर्की की पावर बचती नहीं है कि इसको ब्लॉक कर दे रशियन वॉरशिप को, कि रशिया भी तो आपका ब्लैक सी का मेंबर है। दूसरा क्या है, एक और बात कही गई है वो ये कि कोई भी वेसल या कोई भी जहाज जो लड़ाई के लिए चला गया है, भले ही विरोधी कहा क्यों ना, अगर वो चला गया है तो आपको वापस आने का पैसेज उसे देना पड़ेगा। आप उसे रोक नहीं सकते, जहाँ पे वो था वहाँ पे वापस आने देना पड़ेगा। तो इस तरह से तो रशिया ने अपने अगर जो आपके वॉरशिप्स भेज रखे हैं उनको रोक तो सकते नहीं, मैं नहीं तो रोक सकता ना, लेकिन उसने तो बहुत सारे खुद के अपने भेज दिए, तो उनको कैसे रोकोगे, ये वाली सीख है, ठीक है। तो दो चीज़ों को आप कहते हो, तो अब मतलब वॉरशिप को रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा समझिए मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन बना हुआ था रिजाइम ऑफ स्टेट्स। देखो उसका पूरा नाम है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्टेट्स, सिंपली आसान भाषा में कहते हैं मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, ठीक है। ये मॉन्ट्रिक्स कहते क्यों है, एक्चुअली स्विट्जरलैंड का एक जगह है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है मॉन्ट्रिक्स प्लेस, वहाँ पे 1936 में इसको साइन किया गया था, वहाँ पे हुआ था, इसलिए उसे मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन बोला जाता है। ये सीधे सीधे कंट्रोल करता है आपका जो लिंक है, अभी आपको बताया ना टर्की का डार्डेनेल्स स्ट्रेट और इन स्ट्रेट को जोड़ने के लिए टर्की का, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से कैसे चीज़ें पास होंगी उनको कनेक्ट करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है, इस तरह से वो चीज़ें करता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर जाते हैं। हालांकि इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो पहले ही बना रखा है, लेकिन जरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझना क्या कंटेक्स्ट क्या है, देखिए ये जो यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया है, यूक्रेन पे जब से रशिया ने अटैक किया है तो यूक्रेन चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वो क्या क्या चाहता है, वो चाहता है कि रशिया के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो और रशिया को जीनोसाइड का दोषी माना जाए। जीनोसाइड क्या होता है दोस्तों, 1940 कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसे जीनोसाइड कन्वेंशन कहते हैं, उस पर गया है। जीनोसाइड क्या दोस्तों, अगर आप किसी देश के या किसी एक एथनिक ग्रुप के लोगों को मारना शुरू कर देते हो तो आपको उसे जीनोसाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे हिटलर ने किया था एक जीनोसाइड, वो ज्यूस के खिलाफ था, है ना, उसे जीनोसाइड कहते हैं। आप किसी एक मतलब लोगों को ही मानने लग जाओ जो किसी सभ्यता को मानते हैं, किसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर किसी राष्ट्र के हैं, किसी देश के हैं, तो उसको खिलाफ क्या है, यूक्रेन गया है हाई कोर्ट में। अब जरा आईसीजे को समझते हैं, इशू है क्या भैया। इशू ये कह रहा है कि यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने फालतू में जबरदस्ती का, वो बोला देखो रशिया ने अटैक किया किस बहाने पे, उसने कहा कि यूक्रेन के 2 जगह है, यूक्रेन में 2 जगह है, एक है लुहांस्क और एक डोनेट्स्क। अब उन्होंने कहा कि यूक्रेन क्या कर रहा है, इसमें रशियन रहते हैं, इसमें जो रशियन रहते हैं उन यूक्रेन वाले रशियन पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी को बहाना मार के आपके रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे, है ना। हालांकि रशिया की अपनी अपनी डिमांड है कि नाटो में मिले ना यूक्रेन, इस तरह से चीज़ें करे, लेकिन फिर भी बहाना मार के अब अटैक तो कर दिया है। तो रशिया यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने ये जो बोला लुहांस्क और डोनेट्स में
ब्लास्ट हुए हैं यूक्रेन के और आपने रशियन को हम मार रहे हैं उसके बेसिस पे अटैक कर दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। और इसी को क्या है कि जो रशिया अभी कर रहा है हमारे यूक्रेन पे, वो जीनोसाइड है, वो लोगों को मार रहा है, वो है जीनोसाइड, ठीक है। तो रशिया को उसके मतलब उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सज़ा दे सकता नहीं दे सकता, ये समझते हैं। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, देखो दोस्तों, ये 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो यूनाइटेड नेशन के साथ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाया गया, ठीक है। और उसने काम करना शुरू किया 1946 में। अब देखो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की ना 6 मेन वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, ठीक है। 6 में से 5 जो है आपकी न्यूयॉर्क में। 5 कौन कौन सी हैं? देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आता है एक तो, जनरल असेंबली, वैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस तरह की ऐसे 3 और, ठीक है। और छठा कौन है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका एक पीस पैलेस है नीदरलैंड में, हेग में, नीदरलैंड में जो है वहाँ पे। बाकी सारे के सारे 5 मतलब बाकी के 5 टोटल 6 थे, 6 में से एक ये नीदरलैंड में है, बाकी के आपके 5 तो सबके सब न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सब आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये करते क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है दोस्तों, इनका काम ये है कि जो भी 2 देशों के बीच में लड़ाई हो, विवाद हो, उनको सुलझाना, उस पर वो मसला देना। इनफैक्ट इसे कहते हैं, आप ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है ये, है ना, कोर्ट है जो 2 देशों के बीच की अगर लड़ाई हो जाए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, चल उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझना भी है कि स्ट्रक्चर होता क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोस्तों आपके 15 जजेस होते हैं, ठीक है। 15 जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं और सबके सब एक ही जगह से नहीं होते, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से होते हैं, ठीक है। 15 जजेस सिलेक्ट करते हैं और 9 सालों के लिए, एक जज का कार्यकाल 9 सालों का होता है। अब कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसलिए क्या करते हैं, ये 5 जजेस को हर 3 साल पे ऐड करते हैं, 5 3 साल पे, फिर अगले 5 3 साल पे, तो टोटल 15 हो गए। तो अब क्या है कि अब जब आपका ये रिटायर करेंगे तो अगले 3 साल पे फिर से 5, जब ये रिटायर करेंगे तो अगले साल पे 3 साल पे फिर से 5, तो इस तरह से ये चलती रहती साइकिल और कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहती है। अब क्या होता है, किसी भी कैंडिडेट को जो खड़ा हुआ है आपका, है ना, उसको अगर आप इनको सेलेक्ट करता कौन है पहले ये भी देख लें। इनको सेलेक्ट करता है दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली जिसमें सारे देश के मेंबर्स होते हैं जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट 2-2 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। इसमें 15 होता है टोटल मेंबर, और इसमें आपके सारे मेंबर्स जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ये दोनों के दोनों मतलब सिक्योरिटी काउंसिल भी वोट करती है, जनरल असेंबली वोट करती है, दोनों मिलकर वोट करके सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहिए वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, मतलब इधर भी हाँ होनी चाहिए, इधर भी हाँ होनी चाहिए, दोनों वोटिंग में, तब जाके वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 1/3 जो है हर तीसरे साल में सिलेक्ट होते हैं, मतलब हर 5 जजेस हर 3 साल पे सिलेक्ट री इलेक्ट होते रहते हैं, इलेक्शन होता रहता है उनका, इलेक्शन से होते हैं, अपॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रजिस्ट्री मिली होती है जो उसके कामों में मदद करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपके इंग्लिश और फ्रेंच, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, अब ये 15 जजेस कहाँ कहाँ से आते हैं? देखो पूरे संसार में जगह फिक्स करके रखी हुई है, ऐसा नहीं कि 15 का 15 की यूएस के होने चाहिए, नहीं, ऐसा हुआ तो फिर वर्ल्ड का कोर्ट कैसे हुआ? तो इसको डिफाइन करने क्या कर रखा है, 3 जज होंगे आपके अफ्रीका से, 2 जज होने चाहिए लैटिन अमेरिका या कैरिबियन से, ठीक है, 3 जज आपके एशिया से होते हैं, 5 जज होते हैं आपके वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से, है ना, और आपके 2 जज होते हैं ईस्टर्न यूरोप से। इस तरह से मैंने बांट के रखा है, पूरे 15 कर दिए जाते हैं, है ना। तो देखो 5 कहाँ आपके वेस्टर्न से, 3 होते हैं एशिया से। अगर आपको याद हो तो एक इंडिया के भी सिलेक्ट हुए हैं जज, आप नाम बताइए उनका मुझे कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इंडिपेंडेंस देखते हैं कि कितने आज़ाद होते हैं ये उस चीज़ को करने के लिए, आज़ादी कितनी होती है। इंडिपेंडेंस देखते हैं। देखो बाकी अदर ऑर्गन की तरह जो कोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट से नहीं बना, बाकी हर जगह सारी सरकारें मिलकर डिसाइड करती है क्या करना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो भी मेंबर है, जो भी जजेस हैं कोर्ट के, उन सबको ओथ लेनी पड़ती है, एक वो लेना पड़ता है आपका शपथ। शपथ क्या होती है कि वो डिक्लेयर करते हैं कोर्ट में
कि वो जितनी पावर्स हैं उनका इम्पार्शियल यूज़ करेंगे, है ना, मतलब दोनों में चेंजेस नहीं करेंगे, इम्पार्शियल यूज़ करेंगे और बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। जुरिडिक्शन और फंक्शनिंग कैसे होता है दोस्तों, ये आपके लीगल डिस्प्यूट्स को देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, स्टेट्स जो भी उनके लोग मानने वाले हैं, मतलब जो भी उनके मेंबर हैं, वो अपना अपना पक्ष लेके आते हैं, मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष ये है, फिर उस पर फैसला सुनाया जाता है और ये फैसला दोस्तों बाइंडिंग होता है ना, मानना पड़ता है। और इस पर अपील नहीं होती, आप अपील नहीं कर सकते हो, अपील नहीं होती, अपील नहीं कर सकते हो। तो अब जब अपील नहीं कर सकते, लेकिन अपील जैसा हो सकता है किस केस में, अगर पता लगे थोड़े दिन बाद कि कोई एक नया फैक्ट भी है, तब जाके अपील हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और जो भी आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सबके सब पहुंच सकते हैं। तो जैसे आपका यूक्रेन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, रशिया भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, तो यूक्रेन बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। क्लियर, तो ये समझ गया दोस्तों। अब जीनोसाइड कन्वेंशन देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उतना नहीं, ठीक है। जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है दोस्तों, देखो जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई देश पूरा मतलब खत्म करने पे आ जाए, लोगों को मारने लग जाए, तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ जीनोसाइड, इसको जीनोसाइड कन्वेंशन करते हैं, है ना। इसने डिफाइन करके रखा हुआ, ये बताता है कि जीनोसाइड कहते कैसे हैं। जीनोसाइड का मतलब वो क्राइम है जो आपका होता है टाइम ऑफ, मतलब जो लड़ाई चल रही हो तब हो, या जब लड़ाई नहीं चल रही हो, पीस हो, तब भी जीनोसाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीनोसाइड हो सकता है। और जीनोसाइड कन्वेंशन पहला ह्यूमन राइट कमीशन ट्रीटी था जो जनरल असेंबली आपके यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट की थी 1948 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था ये। 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन बना था, 1948 में आपका इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। एट्रोसिटी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया दोस्तों बहुत सारे जुल्म हुए थे, उन्हीं को देखते हुए जीनोसाइड कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। ये साफ के साफ 19 रोम स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी बनाया गया था, ठीक है, बाद में। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट जीनोसाइड, मतलब जीनोसाइड किसे कहते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, सब कुछ इसमें क्लियरली डिफाइन हो गया, ठीक है ना। और रोम इंस्टीट्यूट 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया गया था, है ना, आईसीसी कहते हैं इसको। और ये 4 प्रिंसिपल बनाए गए, एक तो जीनोसाइड होना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वार क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन सबको आपको वो किया गया, ठीक है, ऑब्लिगेशन टेकन मेजर। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना इसको, चीज़ें हमने बहुत ही क्लियर समझ लिया आपकी। रशिया को देख लिया, 10 शेड्यूल को देख लिया आपके, फिर हमने वीर सावरकर को भी देखा। तो हमने आज के चारों जो कंटेंट है आपके, इस सबको कवर कर लिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड दोस्तों, कीप फॉलोइंग आवर चैनल, जितना हो सके उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।